नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नाव पर। अपने उपन्यास गोदान को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं उसके भाग 32 की ओर। मिर्जा खुर्शीद ने अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू किया था। निश्चिंत बैठना उनके स्वभाव में न था। यह काम क्या था? नगर की वेश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब अय्याशी की थी और इन दिनों अस्पताल के एकांत में घावों की पीड़ाओं सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई थी। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यथा होती थी। उस वक्त अगर उन्हें समझ होती तो वह प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितनों के शोक और दरिद्रता का भार हल्का कर सकते थे। मगर वह धन उन्होंने अय्याशी में उड़ाया। यह कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता। काश वह समय ज्ञान या शक्ति के संचय में लगाया होता, सुकृतियों का कोष भर लिया होता, तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। वही उन्हें कितना वेदनामय अनुभव हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं, कोई अपनी मौत पर आंसू बहाने वाला नहीं। उन्हें रह रह कर जीवन की एक पुरानी घटना याद आती थी। बसरे के गांव में जब वह कैंप के मलेरिया से ग्रस्त पड़े थे, एक ग्रामीण बाला ने उनकी तीमारदारी की, कितने आत्मसमर्पण से की थी। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपए और आभूषणों से उसके एहसानों का बदला देना चाहा था, तो उसने किस तरह आंखों से आंसू भरकर सिर नीचा कर लिया था और उन उपहारों को लेने से इनकार कर दिया था। इन नशों की सुसुता में नियम है, जो व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम कहाँ, वह तन्मयता कहाँ, जो उस बाला की अभ्यासहीन अल्हड़ सेवाओं में थी। या अनुराग मूर्ति कब की उनके दिल से मिट चुकी होती। वह उससे फिर आने का वादा करके कभी उसके पास नहीं गए। उस बाला पर क्या गुजरी, मगर आजकल उसकी वह आतुर, नम्र, शांत, सरल मुद्रा बराबर उसकी आंखों के सामने फिरा करती थी। काश उससे विवाह कर लिया होता तो आज जीवन में कितना रस होता। और उसके प्रति अन्याय के दुख ने उस संपूर्ण वर्ग को उनकी सेवा और सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बाढ़ पर थी, उसके गंदले तेज फेनिल प्रवाह में प्रकाश की किरणें निखर कर रह जाती थी। अब प्रवाह निस्थिर और शांत हो गया था और रश्मियां उसकी तय कर पहुंच गई थी। मिर्जा साहब बसंत की इस शीतल संध्या में अपने झोपड़े के बरामदे में दो वारांगनाओं के साथ बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे कि मिस्टर मेहता पहुंचे। मिर्जा ने बड़े तबाक से हाथ मिलाया और बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिए आपकी राह देख रहा हूँ। दोनों सुंदरियां मुस्कुराईं। मेहता कट गए। मिर्जा ने दोनों औरतों को वहां से चले जाने का संकेत दिया और मेहता ने मसनद पर बैठाते हुए बोले, मैं तो खुद आपके पास आने वाला हूँ था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वह आपकी मदद के बगैर पूरा ना होगा। आप सिर्फ मेरी पीठ पर हाथ रख दीजिए और ललकारते जाइए। हाँ मिर्जा, बढ़े चल पत्ते। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी कीड़ों की जरूरत ना होगी। आपकी उम्र मुझसे ज्यादा है, दुनिया भी आपने खूब देखी है और छोटे छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकते कि जो शक्ति आप में है वह मुझ में होती तो मैंने खुदा जाने क्या किया होता। मिर्जा साहब ने दौड़े थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयान की। उनकी धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता, या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं। और अगर यह दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हों। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पर काफी विचार किया था और उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग व लालसा ही औरतों के इस ओर खींचती हैं। इसी बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़ गए। मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवा में पटकते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया। रोजी के लिए और बहुत से जरिए हैं
मगर ऐश की भूख रोटियों से नहीं जाती, उसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदल न जाती जाए, इस तरह की मंडली से कोई फायदा न होगा। मिर्जा ने मूछें खड़ी की और मैं कहता हूँ कि यह महज रोजी का सवाल है। हाँ, यह सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए वह महज आटे दाल और एक फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए वह एक कार और बंगले और खिदमतगारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता और भी बहुत सी चीजें चाहता है, मगर औरतों के सामने यह प्रश्न तरह तरह की सूरतें में आता है तो उनका क्या कसूर है। डॉक्टर मेहता अगर जरा और गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्जा में कोई भेद नहीं, केवल शब्दों का हेर फेर है। पर बहस की गर्मी इसमें गौर करने का धैर्य कहा। गर्म होकर बोले, माफ कीजिए मिर्जा साहब, जब तक दुनिया में दौलत बोले रहेंगे वैश्याएं भी रहेंगी। आपकी मंडली अगर सफल भी हो जाए, हालांकि मुझे उसमें बहुत संदेह है, तो आप 10-5 औरतों से ज्यादा उसमें कभी न ले सकेंगे, और वह भी थोड़े दिनों के लिए। सभी औरतों में नाट्य करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह जैसे सभी आदमियां कभी नहीं हो सकते। और यह भी मान ले कि व्यवसाय आपकी मंडली में स्थायी रूप से टिक जाएंगी, तो भी बाजार में उनकी जगह खाली न रहेगी। जड़ जब तक कुल्हाड़े न चलेंगे, पत्तियां तोड़ने से कोई नतीजा नहीं। दौलत वालों में कभी कभी ऐसे लोग निकल जाते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुदा की याद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राज बदस्तूर कायम है, उसमें जरा भी कमजोरी नहीं आने पाई। मिर्जा को मेहता की हठधर्मी पर दुख हुआ। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करे, समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदल जाएगी? वह तो सदियों का मामला है। तब तक क्या यह अनर्थ होने दिया जाए? उनकी रोकथाम न की जाए? इन अबलाओं को मर्दों की लिप्सा का शिकार होने दिया जाए? क्यों न शेर को पिंजरे के में बंद कर दिया जाए कि वह दांत का और नाखून होते हुए भी किसी को हानि न पहुंचा सके? क्या उस वक्त तक चुपचाप बैठा रहा जाए जब तक शेर अहिंसा का व्रत न ले ले? दौलत वाले और जिस तरह चाहें अपनी दौलत उड़ाएं, मिर्जा जी को गम नहीं। शराब में डूब जाएं, कारों की माला गले में डाल लें, किले बनवाएं, धर्मशाले और मस्जिदें खड़ी करें, उन्हें कोई परवाह नहीं। अबलाओं की जिंदगी न खराब करें, यह मिर्जा जी नहीं देख सकते। वह रूप के बाजार को ऐसा खाली न कर देंगे, ऐसा खाली कर देंगे कि दौलत वालों की असरफियों पर कोई थूकने वाला भी न मिले। क्या जिन दिनों शराब की दुकानों की पैकेटिंग होती थी, अच्छे अच्छे शराबी पानी पी पी कर दिल की आग नहीं बुझाते थे? मेहता ने मिर्जा की बेवकूफ़ी पर हंसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहां वैश्याएं नहीं हैं, मगर अमीरों की दौलत वहां भी दिलचस्पियों के सामान पैदा कर लेती हैं। मिर्जा जी भी मेहता की जड़ता पर हंसे। जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ, आपकी दुआ से दुनिया देख चुका हूँ, मगर यह हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं है। इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है। मगर यह भी मालूम रहे कि हर एक कौम में एक ऐसी चीज है जिसे आपकी आत्मा कह सकते हैं। आसमत हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन लीजिए। दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमाकत करते नहीं थकते, कहिएगा। मेहता का तेज विदा हो गया। नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमाकत उस वक्त की है जब वह दौलत के पंजे से छूट गए हैं, और आजकल आप उनकी हालत देखें तो आपको दया आएगी। और मैं क्या हिमाकत करूंगा, जिसे अपनी किताबों और विद्यालय से छुट्टी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सूखी हमदर्दी ही तो कर सकता है। हिमालय की हिमाकत की है मिस मालती ने की खन्ना को बचा लिया। इंसान के दिल की गहराइयों में त्याग और कुर्बानी में कितनी ताकत छिपी होती है, इसका मुझे अब तक तजर्बा न हुआ था। आप भी एक दिन खन्ना से मिल आइए, फूला न समाएगा। इस वक्त उन्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह हमदर्दी है। मिर्जा ने जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, आप कहते हैं तो जाऊंगा, आपके साथ जहन्नुम में जाने से भी मुझे उज नहीं, मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली थी,
बड़ी गर्म खबर थी। मेहता ने झेपते हुए कहा, तपस्या कर रहा हूँ, देखिए कब वरदान मिले। अजी, वह तो आप पर मरती हैं, मुझे भी यही वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो देखा वह आसमान पर जा बैठी है। उस ऊंचाई तक तो क्या मैं पहुंचूंगा? आरजू मिन्नत कर रहा हूँ कि नीचे आ जाए। आजकल तो वह मुझसे बोलती भी नहीं। यह कहते हुए मेहता जोर से रोती हुई हंसी हंसे और उठ खड़े हुए। मिर्जा ने पूछा, अब फिर कब मुलाकात होगी? अब की आपको तकलीफ करनी पड़ेगी। खन्ना के पास जाइएगा जरूर। जाऊंगा। मिर्जा ने खिड़की से मेहता को जाते देखा। चाल में वह तेजी न थी, जैसे किसी चिंता में डूबे हों। तो दोस्तों, यह था गोदान उपन्यास का भाग 32। अब मिलते हैं अगले भाग में, भाग 33 में। धन्यवाद दोस्तों।